बातचीत का आगाज करते हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, दिल्ली की सियासत भी बामे उरूज पर है। आम आदमी पार्टी के लीडर मोहल्ला क्लिनिक, बेहतर स्कूल, क्वालिटी एजुकेशन, सस्ती बिजली, साफ पानी, मोहल्लों में अच्छी गलियां और सड़कें बनवाने जैसी कामयाबी गिना रहे हैं। वहीं शाहीन बाग में हो रहे एहतजाज पर केजरीवाल की खामोशी सवालों के घेरे और दायरे में है। दूसरी जानिब वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम बड़े लीडरान और वुजरा ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों में 500 रुपए से लेकर 500 रुपए लेकर बैठने का भी जिक्र है, पाकिस्तान का भी जिक्र है, बिरयानी का भी जिक्र है, मुजाहिरों में हो रही फंडिंग के हिसाब किताब का भी जिक्र है, गाली और गोली की भी बातचीत है। गोली चलने के वाकयात भी होने शुरू हो गए हैं। आज ऐवान में भी इसको लेकर जोरदार हंगामा हुआ। वजीर आजम ने आज कहा कि सीलमपुर, जामिया या फिर शाहीन बाग में बीते कई दिनों से एंटी सीए प्रोटेस्ट सिर्फ संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे सियासत का एक ऐसा डिजाइन है जो मुल्क की आपसी हम आहंगी को तोड़ने का इरादा रखता है। जी हां, सुनिएगा, समझिएगा इस बयान को। हालांकि इसके अलावा उन्होंने बीजेपी की सरकार बनने पर दिल्ली वालों को बुनियादी सहूलतों से आरास्ता करने का वादा भी किया। अब सवाल यह है कि शाहीन बाग पर ही दिल्ली की सियासत क्यों मंडरा रही है? क्या दिल्ली असेंबली इंतखाबात में मुद्दों का बहरान और फुकदान है? दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नतीजे किस तरह की सियासत तय करेंगे? आज बात इसी पर होगी, चर्चा होगी, लेकिन इससे पहले देखते हैं कि किसने अब तक क्या क्या कहा है। साथियों, सीलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कई दिनों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। इसके पीछे राजनीति का एक ऐसा डिजाइन है जो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करने के इरादे रखता है। ये सिर्फ एक कानून का विरोध होता तो सरकार के तमाम आश्वासनों के बाद ये समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस राजनीति का खेल खेल रहे हैं और वो सारी बातें अब उजागर हो चुकी है। संविधान और तिरंगे को सामने रखते हुए ज्ञान बांटा जा रहा है और असली साजिश से ध्यान हटाया जा रहा है। याद करिए, यही अरविंद केजरीवाल है। यही अरविंद केजरीवाल है जब जेएनयू और जामिया मिलिया में नारे लगे थे और कितने खतरनाक नारे लगे थे। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। यह अफजल कौन था? देश की संसद पर हमला करने का जो मुख्य गुनाहगार था, उसके समर्थन में नारा लगाने वालों के प्रति अरविंद केजरीवाल की सहानुभूति होती है। यहां पर यह व्यक्ति धरना प्रदर्शन के माध्यम से अनावश्यक रूप से समय बर्बाद करके अब शाहीन बाग के लोगों को बिरयानी खिलवाने का कार्य कर रहा है। वह उसकी सहानुभूति यहां की दिल्ली की जनता के प्रति नहीं, उनकी चिंता तो शाहीन बाग से है, उनकी सहानुभूति शाहीन बाग से है, उनकी सहानुभूति उन लोगों से है जो भारत के खिलाफ कार्य करते हैं। जब दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कौन बयान दे रहे हैं? पाकिस्तान के मंत्री। यानी अब दिल्ली की जनता पर उसे विश्वास नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के मंत्रियों से बयान जारी करवाया जा रहा है। क्या भारत के अंदर जनता वोट किसको दे, ये पाकिस्तान तय करेगा? क्या पाकिस्तान हमारा हितैषी है? क्या जिस कार्य से पाकिस्तान खुश होगा, क्या हमें वह कार्य करना चाहिए? क्या पाकिस्तान भारत की प्रगति से खुश होगा? लेकिन भाइयों बहनों, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में पाकिस्तान के मंत्री क्यों बयान जारी कर रहे हैं?
ये जो मनोरोगी आया है उत्तर प्रदेश से, जिसको योगी बाबा कहते हैं, इस मनोरोगी ने जब से आया है उल्टा सीधा बयान लगातार दे रहा है। तमंचा कल्चर को आप देश की राजधानी में बढ़ावा दे रहे हैं। यहां पे अपराधी खुलेआम गोली चला रहा है और तुम आके यहां पे गोली बोली की भाषा बोल रहे हो। कोई आतंकवादी कहता है, कोई कहता है पाकिस्तान से तार जुड़े हैं केजरीवाल के, तो इस योगी को गिरफ्तार करके पूछा जाए क्या साक्ष्य इसके पास। इसको गिरफ्तार करके जेल में डालो, पूछो इससे कहां से पता चला उसको, इसका क्या संबंध है पाकिस्तान से, कैसे इसको मालूम चला। कोई भी कुछ भी बोल रहा है दिल्ली के चुनाव में। एक तरह का चुनाव है। अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 1 घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग में अगर आपको एक भी आदमी दिख गया तो मैं भी नहीं और आप भी नहीं। एक आदमी नहीं दिखाई देगा, एक सिंगल आदमी नहीं दिखाई देगा। आपने दिल्ली इंतखाबात में होने वाले बयानात को अब सुना आपने। आज के मुद्दा में इसी के जेर नजर हमने 5 सवाल पूछा है। हमारा पहला सवाल है कि शाहीन बाग में हो रहे मुजाहिरों का मकसद क्या है, क्या है इसका मकसद। हमारा दूसरा सवाल है कि एंटी सीए प्रोटेस्ट का पीएफआई कनेक्शन क्या है। हमारा तीसरा सवाल है कि क्या दिल्ली इंतखाबात में बुनियादी मुद्दों का फुकदान है। हमारा चौथा सवाल है कि नफरत से लबरेज सियासत को कौन भड़का रहा है। और हमारा पांचवा और आखिरी सवाल है कि क्या पाकिस्तान के बगैर हिंदुस्तान का कोई भी छोटा से छोटा इंतखाब अधूरा रहता है। इन्हीं 5 सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी बातचीत होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यासिर जिलानी साहब, जो कि बीजेपी लीडर हैं। इसके अलावा डॉक्टर एसके दत्ता, राइट विंग मीडिया थिंक टैंक, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। मसूद हाशमी हैं, प्रेसिडेंट इत्तेहाद सोसाइटी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहला सवाल हम करेंगे यासिर जिलानी साहब से। यासिर साहब, दिल्ली इंतखाबात की तारीख नजदीक है, क्या दिल्ली इंतखाब में कोई मुद्दा नहीं रह गया है? बुनियादी मसाइल नहीं है, लोगों के मसाइल नहीं रह गए, बिजली, पानी, सड़क, इसके मसले नहीं रह गए हैं कि इस तरह की बयानबाजी हो रही है? शाहीन बाग जो सिर्फ 1.5 महीने पहले का मुद्दा है, 50 दिन का मुद्दा है, शाहीन बाग दिल्ली इंतखाबात का मुद्दा क्यों बना हुआ है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आज वजीर आजम साहब ने बात कही है, जो आपका सवाल भी है, उन्होंने एक बात बहुत आपने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग संजोग नहीं एक प्रयोग है, कि देखिए इसको समझने की जरूरत है। आप पहले दिन से उठा के देखिए, जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई है जामिया मिलिया इस्लामिया से, और यह आंदोलन वहां से शुरुआत होते हुए शाहीन बाग पहुंचा, मुझे लगता है तीसरा दिन था जब शाहीन बाग ये पहुंचा है। आपको 3 दिन से लेकर 10 दिन की एक्टिविटीज देखेंगे कि ये आंदोलन किस तरफ था। 10 दिन के बाद सडनली ये आंदोलन बिल्कुल जो है वो राजनीति तौर पे, जो लोग ज्यादा से ज्यादा राजनीति में मुलव्विस हैं, यहाँ के सियासत को बहुत नजदीक से देखते हैं, उनकी रिसर्च सियासत पे बहुत जबरदस्त है, वो लोग आ गए। और वो लोग कौन हैं? जो लोग इस वक्त हाशिए पे हैं, मुद्दा नहीं है। मुद्दा उनके पास इसलिए नहीं है कि एक तो उनकी ना तो सेंट्रल में सरकार है, एक लाइक माइंडेड जो कांग्रेस पार्टी है, मुझे लोगों थोड़ा सा आप क्लियर करके बताएंगे कि 10 दिन तक किस तरह के प्रोटेस्ट, किस तरह के मुजाहरे हुए, और 10 दिन के बाद धीरे धीरे कैसे ये बदला, ये थोड़ा सा अगर आप तफसील से बताएं। एक जो बात आई है संयोग और प्रयोग की, वो 10 दिन में ही दिखता है, 10 दिन में झलकता है, 10 दिन के अंदर ही वो क्लियर हो गया। क्योंकि पहले तो ये लगा कि चलिए जो वहां के स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और एक उनकी अगर मुखालफत थी भी तो सीएए को लेके, सीएए को नहीं समझ रहे थे। लेकिन जब उनके पास हमारे जैसे मैं या बहुत सारे लोग पहुंचे, उनसे सवाल किया कि सीएए कैसे आपके सामने काला कानून हो गया, सीएए कैसे संविधान के खिलाफ हो गया, या सीएए हिंदुस्तान के कौन से मुसलमान को डिटेंशन सेंटर में भेज देगा, या वो पाकिस्तान चलेंगे, बांग्लादेश चले जाएंगे, तो उनका जवाब उसके बाद मुड़ने लगा। वो फिर भारत की सियासत में ज्यादा बातें करने लगे कि इस राज्य में यह हालत है, जो भुखमरी इंडेक्स है वो बढ़ रही है, रोजगार खत्म हो रहा है, हम तो अब राजनीति करेंगे। क्यों राजनीति करेंगे? 10 दिन के बाद के जितने भी आप रिपोर्ट्स देखेंगे या जो आपके ही
वहां पे गए हुए जो सहाफी हैं और उनकी सहाफत को आप जो प्रिंट मीडिया में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में हो, जब आप देखेंगे तो वहां पे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स का उस आंदोलन के स्टेज को शेयर करने की शुरुआत हो गई। मसूद हाशमी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेसिडेंट है इत्तेहाद सोसाइटी के। मसूद साहब, जिस तरह के सवालात उठा रहे हैं यासिर जिलानी साहब, ये कह रहे हैं कि शुरू में 10 दिन तक तो एंटी सीए प्रोटेस्ट था, लेकिन अब अगर आप उन मुजाहिरों में जाइए तो वहां पर वो पूरा जो मुजाहिरा है, वो जो दायरा है पूरा, वो एक सियासत का अड्डा बन गया है। वो सियासी मुद्दे वहां उठाए जाने लगे हैं, ना कि सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ कोई आवाज उठ रही है। ऐसा कुछ है क्या वहां? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जिलानी साहब, क्योंकि वहां तो प्रोटेस्ट, जिस तरह का प्रोटेस्ट पहले दिन से शुरू हुआ था, आज 52वें दिन भी वही प्रोटेस्ट है, वहां कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन प्रोटेस्ट के बाहर टेलीविजन के चैनल्स के ऊपर या और सियासी प्लेटफॉर्म्स पे, इस पे इलेक्शन कैंपेनिंग के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने सीए और शाहीन बाग को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, वो उसकी वजह से परेशानी है और उसने सारा खेल खराब किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे हिंदुस्तान में और बिलखुसूस दिल्ली के अंदर कोई एजेंडा नहीं है। इन्होंने कोई काम नहीं किया, अवाम में इनकी कोई पकड़ नहीं है। जहां ये लोग जाते हैं वहां ये धत्कारे जाते हैं, वहां इनको काले झंडे दिखाए जाते हैं, वहां इनके लिए एंटी स्लोगन्स इनके लगाए जाते हैं। उससे निराश होकर, हताश होकर, उदास होकर, मायूस होकर इन लोगों ने शाहीन बाग को इलेक्शन का एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है और मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान। लेकिन मसूद साहब, शाहीन बाग को आप बता रहे हैं कि मुद्दा बने क्यों ना? शाहीन बाग में अगर जो 15 दिसंबर से जो आगाज हुआ जो उस पूरी तहरीक का, तो उस तहरीक की बुनियाद शर्जील इमाम ने रखी थी। शर्जील इमाम उस वक्त वहां पर मौजूद था, मैं भी वहां पर मौजूद था। तो शर्जील इमाम ने शाहीन बाग को पूरी तरह से मोबिलाइज किया, लोगों को इकट्ठा किया और फिर, हालांकि अब बहुत कंट्रोल किया है वहां पे मुजाहरा करने वालों ने, लेकिन पहले दिनों में इस तरह की आवाजें उठी, इस तरह के नारे लगे, इस तरह की बातें हुई जो काबिले एतराज थी और जो मुखालिफ शाहीन बाग की मुखालिफ जमाती थी, उनको मौका दिया गया उस प्लेटफॉर्म से। देखिए, शर्जील इमाम का यहां तक ताल्लुक है, मैं मानता हूं कि हाँ, जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ उस वक्त शर्जील इमाम वहां मौजूद था, लेकिन शर्जील इमाम को कभी वहां का डाइस या वहां का स्टेज शेयर करने नहीं दिया गया। कैसी बात करते हैं? शर्जील इमाम ने 12 वहां पर 12 पहले दिन से पहली तकरीर ही उसने, जब स्टेज नहीं बना था, जब डाइस नहीं बना था, जब पंडाल नहीं बना था, तब वो उस दिन से वो खड़े होकर लोगों को मोबिलाइज कर रहा था। अब्बास भाई, उस वक्त उसकी क्या लैंग्वेज थी? उस वक्त वो क्या बोल रहा था? उस वक्त वो वही बोल रहा था जो प्रोटेस्ट करने वालों की लैंग्वेज है, जो हम जिस आधार पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस वक्त तक उसकी सोच और उसकी नियत वो थी। लेकिन उसके बाद कहते हैं ना कि जरा नम हो तो बड़ी जरखेज से मिट्टी साकी, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और यासिर जिलानी साहब जैसे लोग जो आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, ये लोग ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि जरा सी नमी हो, वहां बीच बोया जा सके। इन लोगों ने शर्जील इमाम को पकड़ के और मेरा पूरा दावा है, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं ये बात कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की चाल है। उन्होंने शर्जील इमाम को पकड़ के उससे बयान दिलवाया है कि जिससे वो वोट को पोलराइज कर सके। और शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है कानून के बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और कानूनन किया जा रहा है, उसको किसी तरह से बदनाम किया जा सके और दिल्ली में इनके हाथ में झुंझुना आ जाए शाहीन बाग का, वो झुंझुना प्रोवाइड किया गया शर्जील इमाम के जरिए। शर्जील इमाम की बाकायदा यासिर जिलानी साहब, मसूद साहब जो सवाल उठा रहे हैं, क्या वाकई में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया? बीजेपी के लिए दिल्ली इंतखाब में पाकिस्तान मुद्दा है, बिरयानी मुद्दा है, शाहीन बाग मुद्दा है, बिजली, पानी, सड़क, बुनियादी सहूलतें मुद्दा नहीं है। देखिए, इनके कमजोर होने की निशानी ये है, अभी बहुत जज्बात में आके हाशमी साहब बात कर रहे थे, अगर इनका ही साथी कोई गलत बात कह देता है तो ये इतने कमजोर लोग हैं कि उसको दुत्कार के हटा देते हैं अपने पास से। उसको सेव करने की इनके अंदर हिम्मत भी नहीं होती, क्योंकि 90% जो लोग इनके आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो पॉलिटिकल मास्टर हैं, वो गलत सोच के, इसलिए ये डरते हैं
हैं यासिर ये जिलानी साहब। डरते, सुनिए आप मसूद बोलिए कि वो हाशमी गद्दार साहब, हैं। नहीं, थोड़ा हिम्मत डेकोरम बाबा मेंटेन करिए। आप कमाल बोल रहे कर रहे हो थे, यार मैं आप। बिल्कुल खामोश कमाल कर था। रहे अरे हो आप। डेकोरम मेंटेन करिए। मुझे मालूम है नहीं, कांग्रेस ना 3 में है ना 13 में है, और आप उसके लाइक माइंडेड जो लोग हैं जो उसे पसंद करते हैं उनका कोई विचार नहीं। वो चाहते हैं दिल्ली को अनरेस्ट करें, वो चाहते हैं, नहीं मैं आपकी विचारधारा की बात कर रहे हैं। वो आप चाहते हैं कि शाहीन बाग जैसे और जो मोहल्ले हैं मुसलमानों के, वहां अनरेस्ट पैदा हो, वहां ना इत्तेफाकी हो, वहां नफरत का जो एक गुब्बार आप फैला रहे हैं हमारे आसपास के लोगों के बीच में, यह आप फैलाइए। यह आपका तरीका है, यह आपके काम करने का तरीका उस वक्त से है जब नसबंदी की शुरुआत आपकी पार्टी ने करी थी। मुसलमान हमेशा अमन पसंद रहा है, और मुसलमानों की अमन पसंदी है जिसकी वजह से हिंदुस्तान में अमन है। हिंदुस्तान के अंदर हम पे जितने जुल्म हुए, हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, हिंदुस्तान की तारीख के औराक भरे पड़े हैं मुसलमानों की कुर्बानियों के, मुसलमानों की कुव्वत के, मुसलमानों की बर्दाश्त के, मुसलमानों के सब्र के। मैं कोई बता दीजिए, देखिए मैं कोई नहीं है, ये मुझे मालूम है। मैं तो एक मामूली सा मुसलमान हूँ। हाँ, तो मैं वही सच्चाई में चाहता हूँ कि आप इंसाफ करें। मैं कोई कहीं की दावेदारी नहीं करता, लेकिन मसूद हाशमी साहब, आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहद अच्छा होगा। आप इंसाफ नहीं करेंगे, आप इसी तरह के नफरत को सोसाइटी में फैलाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। आप कहते हैं कि वहां राजनीति नहीं हो रही है। कौन लेके गया इमरान मसूद को? कौन लेके गया मणिशंकर अय्यर को? कौन लेके गया शशि थरूर को? कौन लेके गया रावण को? कौन लेके गया वहां पे जो इस तरह के भटकाने और हिंसा की बात जो करते हैं लोग, उनको कौन लेके गया? यासिर जिलानी साहब, इमरान मसूद है ना, यासिर जिलानी साहब, वज़ीर-ए-आज़म की यासिर जिलानी साहब, यासिर जिलानी साहब, वही इमरान मसूद है। बिल्कुल इमरान मसूद के उन बयानात को मुस्तरद किया जाता है। लेकिन क्या ये लोग, लेकिन समझ नहीं है? लेकिन यासिर साहब, क्या आपने कभी गोली मारने वाले बयान के खिलाफ बात कही? बताइए ना, मैं वही यासिर साहब, शाहीन बाग ISIS का जवाब अड्डा कहां है, से, इस तरह के बयान होने चाहिए। दिल्ली इंतखाबात में क्रिमिनल माइंडसेट का बंदा किसी वजह से अगर वो सीएम बन गया। आप हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले उर्दू चैनल में से एक हैं। आप ये बताइए, और आप बहुत ज़हीन भी हैं और बहुत अच्छी रिसर्च है, बताइए उस मंत्री ने ये बात कही थी या जनता ने कही थी? आपके 1001 बार अगर अपनी यासिर जिलानी चलाएंगे, पैरों से कान गुजारे से मसला हल नहीं होता। नहीं यासिर साहब, आपको जांच कराएंगे, शर्म आनी चाहिए। यासिर साहब, मसूद साहब डिफेंड कर रहे हैं, मसूद साहब डिफेंड कर रहे हैं, मसूद साहब, गंदे को गंदा गद्दार को गद्दार कह दो, मसूद साहब, जालिम को जालिम कह दो, हमें सुकून मिल जाएगा। के इलाके के एक सेकंड कोई नौजवान आदमी, यासिर साहब, आप ये कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया, सुन लीजिए, वहां जो मजमा है, अगर अनुराग ठाकुर पहला जुमला कहते हैं, दूसरा जुमला अगर अवाम कहती है, जनता कहती है, तो उसके जिम्मेदार अनुराग ठाकुर नहीं है। आप यानी जस्टिफाई कर रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। जी, मुझे थोड़ा सा वक्त मिलेगा। उनको पनिशमेंट, जी हाँ, क्या रिजल्ट आया है? जी बिल्कुल, लेकिन नहीं, आप यहाँ पे उसकी तरदीद करते हैं, मजम्मत करते हैं, इस तरह के बयानात की मजम्मत करते हैं कि नहीं? आपने इमरान मसूद के बयान की मजम्मत की, आप अनुराग ठाकुर के बयान की मजम्मत करते हैं या नहीं करते? नहीं, इनका राशन पानी बंद हो जाएगा ना, अगर ये कर देंगे, ये नहीं कर सकते। इनका राशन पानी बंद हो जाएगा, वो और इनको जो तनख्वाह मिलती है वो बंद हो जाएगी। अरे क्या बात करी, ये तनख्वाह, ये पानी, और नहीं तो क्या? नहीं तो मजम्मत करो, इतनी हिम्मत तो लाओ। अरे अब क्या लोग इतनी हिम्मत मजम्मत करो। मसूद साहब, जातियात पर नहीं, जाति इल्जाम नहीं, भाई ये सच्ची बात है, नहीं जाति राशन पानी बंद हो जाएगा अगर ये उसकी मजम्मत करेंगे। इनको नोटिस हो जाएगा कि तुमने कैसे हमारे नफरत के सौदागर की बुराई कर दी। 70 साल से इस कल्चर ने मुसलमानों को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। आज मुसलमान खड़े होके बात करने लायक हुए हैं, तो ये सरकार ने दी है उसको ताकत, मसूद हाशमी साहब ने मेन स्ट्रीम में लाके खड़ा किया। अगर भारत का वज़ीर-ए-आज़म सेंट्रल हॉल से पहली बार खिताब करता है तो मुसलमानों के छल में छेद किए हुए बात पे चर्चा करता है। अगर भारत का जो अपना माइनॉरिटी मिनिस्टर है, अगर वो फंड्स देता है तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को देता है, जबकि यहाँ पे और भी माइनॉरिटी है, और भी माइनॉरिटी है। ये बदलिए, ये देखिए, हाशमी साहब जैसे लोगों ने ये माहौल खराब कर रखा। आप बताइए, कई बार क्या
हमारे लॉ मिनिस्टर ने संवाद की बात नहीं करी, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्या? हम चाहते नहीं है कि वहां से लोग, दिन बहुत गुजर गए ना। ये पूछिए कि 1.5 महीने के बाद बयान आया, 1.5 महीने तक आपने कौम को बेयारो मददगार सड़क पर छोड़ दिया, सर्द रातों में माओ बहनों को छोड़ दिया आपने। आज भी अब ये बताएं कि आखिर वहां कौन लोग मेन ऑर्गेनाइजर हैं? मीडिया कोऑर्डिनेटर आजकल टीवी पे एक छाए हुए हैं, वो कहते हैं कि जब तक इसमें आप कौन से होते हैं जो शर्त लगाएं। आज उनका मैंने बयान देखा, मैं उनको कोट नहीं करना चाहता हूं, जो ऑर्गेनाइजर हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। संवाद किससे की जाए? संवाद कोई ना कोई एक लीडर होगा। जो दादी थी, इन लोगों ने कहा कि वहां हमारी बहनें एहतजाज कर रही हैं, उन दादियों को दिल्ली का अगर कोई चीफ मिनिस्टर से भी ऊपर है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखरेख करने वाला जो हेड होता है वो एलजी होता है। एलजी ने बुलाया, अपने पास बात करी, क्या आप उनकी बात को समझ के आगे नहीं बढ़ सकते? लेकिन आप मिल के आए, वहां पे बहुत अच्छी बात कही। जब वापस आप एहतजाज में आए और फिर आपको वो पॉलिटिकल मास्टर आपके माइंड को चलिए जवाब लेंगे। मसूद तो हाशमी साहब से जवाब लेंगे। हमारी शर्त होगी। मसूद हाशमी साहब, शर्त होगी? मसूद हाशमी साहब, बिरयानी शाहीन बाग में आ कहां से रही है? देखिए अब्बास भाई, मैं बिरयानी पे भी बाद में बात करूंगा, पहले मैं बात करता हूं बयानों की कि नहीं, आज कल से जो रैलियां चल रही हैं उसमें बिरयानियों पर भी बात हुई है। बांग्लादेश के अंदर अगर कुछ टेररिस्ट पकड़े जाते हैं और उनके लैपटॉप में जाकिर नायक के कुछ बयानात मिलते हैं, जो के बयानात कैसे दीनी बयान, अगर वो बयान मिलते हैं तो उसकी बुनियाद पर जाकिर नायक को टेररिस्ट कह दिया जाता है, उसको देशबदर कर दिया जाता है। हमने भी, हम ठीक है, आपने जो किया भाई, हम जाकिर नायक के क्यों उसकी हिमायत करेंगे, लेकिन सरकार ने ये लिया और यासिर जिलानी जैसे लोग बाहर निकल के आ गए और जाकिर नायक को, और कुछ स्पॉन्सर्ड मुल्ला भी आए जो जाकिर नायक को काफर और पत्नी क्या कहने लगे। ठीक है, लेकिन आप जाकिर नायक को तो इस बुनियाद के ऊपर कि बांग्लादेश में कुछ आतंकवादियों के पास उनकी तकरीरों की डीवीडी मिल गई, उनके लैपटॉप में थी, उस पर उसको आपने दहशतगर्द कह दिया और देश निकाला कर दिया। लेकिन अनुराग ठाकुर जो कि बाकायदा प्रवोक कर रहा है कि देश के गद्दारों को और गोली मारो सालों को, और बार बार रिपीट करवाता है वो, और योगी एक क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी जो कि बदकिस्मती से चीफ मिनिस्टर बन गया, वो क्रिमिनल सेट का माइंडसेट का आदमी, वो पुलिस की गोली की धमकी देता है। वो पुलिस, मैं ये कहता हूं कि आप गोली चलाने तो छोड़ो, तोप लगा दो। एक राज्य ने वजीर आला बनाया है, अगर उसको आप इस तरह से अपशब्द कहेंगे तो उनका अरे भाई वाला नहीं है। अरे भाई, मौजूदा प्रधानमंत्री सामने आ गई है। अरे यासिर जिलानी मौजूदा प्रधानमंत्री संदीप पात्रा, वजीर आजम से, संदीप पात्रा नफरत करते हैं योगी आदित्यनाथ से। हाँ, करते हैं नफरत। हाँ, नफरत ये आ गई सामने। देखिए ये बात, ये सच्चाई, हम मोदी से, अमित शाह से, इसलिए ये सारा योगी से, और वो जो नफरत की बातें करते हैं, नफरत फैलाते हैं सब लोगों से। मसूद हाशमी साहब, मसूद हाशमी साहब करते हैं नफरत फैलाने वालों से। मसूद हाशमी साहब फैलाने वालों से नफरत करते हैं। बर्दाश्त नहीं है कि एक गरीब घर का आदमी प्रधानमंत्री, मसूद हाशमी साहब, एक आदमी ये हमें धमकी देगा, गोली मारने की हम बर्दाश्त करेंगे, हमें धमकी देगा गोली मारने की। मसूद हाशमी साहब, BMW, इनका यासिर जिलानी साहब, मर्सिडीज, यासिर जिलानी साहब के आम आदमी के हाथ में आज हमारा हिंदुस्तान है, इसलिए ये नफरत करते हैं। मसूद हाशमी साहब, जिसकी आप मुखालिफत कर रहे हैं, जिस नफरत की, जिस तशद्दुद की, जिस जुल्म की आप नफरत कर रहे हैं, आप खुद इस तरह के बयानात दे रहे हैं, आप मुल्क के वजीर आजम को, आप मुल्क के वजीर दाखिला को इस तरह के बयानात दे रहे हैं, तो इसीलिए इन तमाम इस तरह की तहरीकों पर, इन तमाम मुजाहिरों पर, इन तमाम एहतजाज पर इसीलिए इल्जामात लगते हैं, क्योंकि जज्बात बहुत होते हैं। जज्बात में आप से होता कुछ नहीं है, लेकिन आपके बयानात इतने जज्बात अंगेज होते हैं कि जो पूरी तहरीक को नुकसान पहुंचाते हैं। और यही हुआ है पीएफआई के साथ। पीएफआई ने क्या किया, आज हमने इसीलिए मुद्दे में वो सवाल रखा हुआ है अपना। पीएफआई ने क्या किया, पोस्टर छाप दिया लव जिहाद के खिलाफ। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, पोस्टर छाप दिया कि हमें अदल नहीं मिला, हमें इंसाफ नहीं मिला। फिर क्या हुआ, लिंचिंग हुई तो बेखौफ जियो बाइज्जत जियो पोस्टर छाप दिया। पोस्टर छाप के और फिर उसके बाद
मंजिल यहां तक आ गई कि आज पीएफआई के 108 अराकीन को यूपी में पिछले 4 दिनों में अरेस्ट किया गया है। पीएफआई के फंड पर ईडी की इंक्वायरी हुई है और 70 अलग अलग लोकेशन से वो उसके अकाउंट में पैसा डालने की बातें आई। तो कहने का सवाल यह है कि जिस लिए आप तहरीक चला रहे हैं कि हम नफरत के खिलाफ हैं, हम जो नारे वहां लग रहे हैं कि हम जुल्म के खिलाफ आजादी हमें चाहिए, नफरत से आजादी चाहिए, भूखमरी से आजादी चाहिए, बेरोजगारी से आजादी चाहिए, आप बैठकर वही यहां पर करते हैं, तो फिर किस तरह से मसले का हल होगा? अब्बास भाई देखिए, हमारे मौजूदा वजीर आजम और उनकी पूरी टीम, हमारे जो मरहूम वज़ीर आज़म रहे हैं, उनको बाकायदा चोर और पता नहीं क्या क्या अय्याश और पता नहीं क्या नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी को क्या इन्होंने कहा। तो या तो ये कह दिया जाए, ऐलान कर दिया जाए आपके पास कोई नहीं, प्राइम मिनिस्टर को आप कुछ नहीं कहेंगे। मसूद हाशमी साहब, आपके पास कोई प्रूफ है कि किसने क्या क्या मैं अगर प्रूफ निकाल के आपको सोशल मीडिया से दिखाऊंगा तो आप कहेंगे कि सोशल मीडिया को नहीं मानते। कमाल है, आप वायरल नहीं। अरे ये व्हाट्सएप, अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी की बाकायदा तकरीर है कि जिसको जो स्वच्छता का मतलब प्रतीक बनते थे अपने आप को, वो बेईमान घोषित होकर मरे। राजीव गांधी के लिए कहा ये बात, नरेंद्र मोदी ने कही है प्राइम मिनिस्टर होते हुए। तो राहुल गांधी भी तो चौकीदार चोर है के नारे हजारों चौकीदार तो चोर है, उसको मानने वाली कोई बात नहीं है। और जहां तक पीएफआई की बात, यही बात आपसे यही तो हो रही है। आप जिस चीज की तरदीद कर रहे हैं, जिस चीज की मजम्मत कर रहे हैं, उसी दूसरी तरफ की उसी चीजों की आप हिमायत कर रहे हैं। तो मैं यही सवाल है।